नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। साहस कभी संख्या से नहीं डरता। दुश्मन चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, वीर योद्धा हमेशा विजय को लक्ष्य मानते हैं और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। 1962 में रिजांगला की लड़ाई में भारत के 120 वीर सैनिकों का हौसला ऐसा ही था। भारत के वीरों ने चीन के 1300 सैनिकों को युद्ध में अपने पराक्रम का पहाड़ दिखाया था। वीरता की ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। आज रिजांगला दिवस के मौके पर हम वर्तमान से लेकर इतिहास तक की कई परतें खोलेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए रिजांगला वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित किया। इस मेमोरियल की हर एक मेमोरी में राष्ट्रवाद है। इसे आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी हथियारों वाली शक्ति की बात करेंगे। कल पीएम मोदी देश को ऐसे स्वदेशी हथियारों का तोहफा देने वाले हैं जिनकी चर्चा चीन और पाकिस्तान में आज से ही शुरू हो गई। कल प्रधानमंत्री मोदी रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में होंगे और वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। लेकिन राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के इस लम्हे से कई घंटे पहले ही हम खबरदार में आपको इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का संपूर्ण फ्लाइंग टेस्ट दिखाएंगे। भारत अपनी इस लोकल हेलीकॉप्टर शक्ति पर कितना वोकल है, ये विस्तार से देखिएगा। वैसे पीएम मोदी अपनी झांसी यात्रा से देश की रक्षा के साथ साथ वोटों की रक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस यात्रा का राजनीतिक महत्व भी आपको समझना होगा। हथियारों के निर्माण में भले ही भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा हो, लेकिन मजबूत पासवर्ड के निर्माण में भारत के लोग काफी कमजोर हैं। पासवर्ड्स पर रिसर्च करने वाली वेबसाइट नॉर्डपास की नई लिस्ट आई है जो बताती है कि भारतीयों के पासवर्ड बहुत नाजुक हैं और हैकर आसानी से इन्हें तोड़ लेते हैं। भारत के टॉप 3 सबसे लोकप्रिय और सबसे कमजोर पासवर्ड में पहले नंबर पर है पासवर्ड, यानी पासवर्ड की स्पेलिंग PASSWORD। दूसरे नंबर पर है 1 2 3 4 5 और तीसरे नंबर पर है 1 2 3 4 5 6। लेकिन लिस्ट यही खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में ओम साई राम से लेकर जय माता दी तक, राजेश से लेकर सनशाइन और लवली तक एक से बढ़कर एक कमजोर पासवर्ड है। सवाल यह है कि भारतीय लोगों में सुरक्षित पासवर्ड रखने की आत्मनिर्भरता कब आएगी? आज मजबूत पासवर्ड रखने का आसान तरीका भी आपको हम बताएंगे। देश के इतिहास में ऐसी कई तारीखें दर्ज हैं जो भारतीय सैनिकों के साहस, बहादुरी और बलिदान की कहानियां कहती हैं। आज एक ऐसी ही तिथि है जब देश के 120 जवानों ने 1962 के युद्ध में चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें देश के 114 वीर सपूतों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसे पूरी दुनिया रिजांगला की लड़ाई के नाम से जानती है। 59 साल पहले आज के दिन यानी 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की चुशूल घाटी में प्रवेश का रास्ता रिजांगला भारतीय सैनिकों की इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। आज रिजांगला दिवस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पर रिजांगला पहुंचे और वहां बने नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1962 की जंग के हीरो रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर RV जातर को सम्मान देते हुए उन्हें व्हील चेयर पर मेमोरियल तक लेकर गए। रक्षा मंत्री 4 महीने पहले ले गए थे और तभी यह तय हुआ था कि रिजांगला मेमोरियल अगले 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और 4 महीने तक युद्ध स्तर पर काम के बाद आज वो संकल्प पूरा हो गया। रिजांगला के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आज भी रिजांगला की लड़ाई में भारतीय सैनिकों के बलिदान की कहानी कहते हैं, जहां पहुंचकर राजनाथ सिंह का जोश भी हाई हो गया। मौका रिजांगला वॉर मेमोरियल के उद्घाटन का था, जिसे इस दृश्य ने भावुक बना दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद 13 कुमायूं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर RV जातर की अगवानी की और उनके व्हील चेयर को खुद आगे लेकर गए। RV जातर वो शख्स हैं जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया था। अपने देश के सैनिकों को सम्मान देकर राजनाथ सिंह खुद को
सम्मानित महसूस कर रहे थे। मैं जून के महीने में लेह में आया था। उसी समय जब इस मेमोरियल के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ निर्माण होना चाहिए, भव्य निर्माण होना चाहिए, उसी समय मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि इसका निर्माण प्रारंभ किया जाना चाहिए। धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी आगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर लेह लद्दाख ने भी इसमें कुछ मदद की है। हमारी आर्मी की तरफ से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे ये जनरल वाई.के. जोशी और के मेनन, सारे लोगों ने इसमें पूरी तरह से मदद की है और जाकर यह भव्य यहाँ पर मैं यह तैयार हुआ है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर रेजांगला की इसी पावन धरती पर आज से 59 साल पहले देश के 114 वीर जवानों ने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया था। तेरह 1,300 चीनी सैनिकों का आखिरी गोली, आखिरी सांस तक डटकर मुकाबला किया था। 114 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर रेजांगला पोस्ट पर चीनी सैनिकों का कब्जा नहीं होने दिया था। आज रेजांगला युद्ध के वीर सैनिकों के सम्मान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। वीरता की मिसाल पेश करने वाले रेजांगला के बलिदानियों को याद किया। 114 लोगों ने 1200 से अधिक चीनी जवानों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यह कोई छोटी शहादत नहीं है। मैं केवल इस साल नहीं आया हूं, जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सचमुच श्रद्धांजलि करने वाला तो स्वयं अपने को धन्य महसूस करेगा। मेरा विश्वास, मेरा हौसला और अधिक बढ़ा है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा। जिस धरती पर देश के वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया हो, वो धरती हर देशभक्त के लिए पवित्र धाम होती है। आज रेजांगला के उसी पवित्र धाम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। रेजांगला में पहले भी वॉर मेमोरियल था, लेकिन वो छोटा था। नए रेजांगला वॉर मेमोरियल को बड़ा बनाया गया है। इसमें 108 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया गया है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। नए वॉर मेमोरियल में सभी 114 शहीदों के नामों वाली पत्थर की पट्टिकाएं लगाई गई। साथ ही पिछले साल यानी 2020 में चीनी सेना के साथ हुए गलवान घाटी की हिंसा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 20 सैनिकों के नाम भी लिखे हैं। आज रेजांगला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने के बाद देश के जवानों के अदम्य, अद्भुत, अविश्वसनीय वीरता को याद करते हुए रक्षा मंत्री की आंखें नम हो गईं। सचमुच आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखा है, मेरी आंखें भर आई हैं। हमारे कैसे 114 वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस सीमा की रक्षा की है। भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाया है। मैं तो कहना चाहता हूं, केवल वह बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत नहीं दे सकता है। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। किसी ऋषि और मुनि से हमारे लिए वह कम नहीं है। मैं उनकी स्मृति को एक बार मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से पुनः मैं नमन करना चाहता हूं। पिछले साल जब चीन ने लद्दाख में एलएसी पर एक बार फिर अपनी नापाक नजरें गड़ाई थी, तब भारतीय सेना ने चुशूल सेक्टर के रेजांगला में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। चीन के जवाब में भारतीय सेना ने भी यहां अपनी टैंक ब्रिगेड और आर्मी व्हीकल्स को तैनात किया था। लेकिन इस साल डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद चीन ने इस सेक्टर से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला पहुंचकर देश के वीर सैनिकों की शहादत को नमन किया और देश के दुश्मनों को एक बार फिर खबरदार किया। भारत का चरित्र रहा है, हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया।
लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती है तो सचमुच उनके भी के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है कि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं जा सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंची भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। रेजांगला की लड़ाई में 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों की फौज का जिस बहादुरी से सामना किया था वो दुनिया के लिए मिसाल है। वो बताती है कि भारतीय सेना के जवानों को शौर्य और बलिदान विरासत में मिला होता है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे वीर सपूतों का ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। इससे अच्छी मृत्यु और कहां, जब वीर योद्धा होम हो गए अपने पूर्वजों की चिता भस्म और देव मंदिरों की रक्षा में। 114 शहीदों की यादों को समेटे रेजांगला के वॉर मेमोरियल पर अंकित ये पंक्तियां प्रेरणा देती हैं कि मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर कर देने से बड़ा बलिदान कोई नहीं हो सकता। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस से चीन इतना प्रभावित हुआ था कि रेजांगला की लड़ाई से लौटते समय सम्मान स्वरूप जमीन पर अपनी राइफलें उल्टी गाड़कर उन पर अपनी टोपियां रखी थीं। रेजांगला की लड़ाई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कुछ खास लड़ाइयों में शामिल है। इस लड़ाई में जिस तरह से 120 भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चीन के 1300 सैनिकों को धूल चटाई थी, वो पराक्रम की पराकाष्ठा थी। ये कहानी एक परमवीर की नहीं है, ये कहानी है 120 परमवीरों की, जिनका सामना खुद से मजबूत दुश्मन से था, 10 गुना ज्यादा सैनिकों से था, बेहतर हथियारों से था, विश्वासघात से था। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवान केवल अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर डटे थे। उन दिनों भारतीय सैनिकों के पास केवल कपड़ों और टेंट की कमी नहीं थी, बल्कि असलहे की भारी किल्लत थी। चार्ली कंपनी के जवानों के पास 303 राइफल थी और 600 राउंड गोलियां। पूरी कंपनी के पास कुल 6 लाइट मशीन गन थी, गिने चुने 2 इंच मोर्टार थे। चीनी सैनिकों के पास इस मोर्चे पे 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल थी, मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन, 120 mm, 81 mm, 60 mm मोर्टार, 132 mm रॉकेट, 75 mm और 57 mm की रिकॉइललेस बंदूकें जिससे बंकर भी नष्ट हो सकते हैं। 303 एक ऐसी बंदूक होती है जिसमें एक बार में एक ही गोली लोड की जा सकती है। उस गोली को फायर किया जाता है और उसके बाद जो उसका खोखा होता है उसे बाहर निकालकर फेंकना होता है। आप सोचिए कि युद्ध की स्थिति में रफ्तार पर कितना असर पड़ता होगा, और खासकर तब जब सामने जो दुश्मन है उसके पास सेल्फ लोडिंग राइफल्स हों। उस पर -30 डिग्री की ठंड में बिना दस्तानों की गोलियां लोड करते रहे। कल्पना ही। चीन की पहली पंक्ति के आते ही यह आभास हो गया था कि बड़ा हमला होने वाला है। सैनिक ठिठुरती रात में पोजीशन लिए उजाले का भी इंतजार कर रहे थे और दुश्मन का भी। हालांकि यह अंदाजा किसी को नहीं था कि 120 भारतीय जवानों का सामना करने के लिए चीन 2000 सैनिकों के साथ आया था। चीन को उम्मीद थी कि भारतीय सैनिक अब तक पोस्ट छोड़कर भाग चुके होंगे, पर उसे मालूम नहीं था कि उनका सामना शैतान सिंह और उनके वीरों से। चीनी सैनिक तो भारतीय बंदूकों के निशाने पर थे।
सुबह के करीब 5 बजे थे जब हिंदुस्तानी सैनिकों ने चीनियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ बस दुश्मन की लाशें बिछी पड़ी थी। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। तो पहली लहर पर जब हमने विजय प्राप्त कर ली, उनको मार गिराया, तो मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों से कहा कि ये मत समझना कि युद्ध का अंत हो गया है, ये तो पहली लहर थी, अभी ये फिर आएंगे। और वही हुआ, वो फिर आए। दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, पर वो दोबारा बढ़ा। गोलियां अब लगभग खत्म थी, इसीलिए चीनियों के करीब आने का इंतजार किया गया। हमारा ऑपरेशनल ऑर्डर जो बटालियन से मिला था वो था लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी कि अम्युनिशन भी खत्म हो जाए और आदमी भी खत्म हो जाए, जंग खत्म नहीं होगी। नजदीक आने पर बेनेट से उन्हें मारने के लिए हिंदुस्तानी जवान कूदे, पर चीनियों के जैकेट इतने मोटे थे कि बेनेट भी नहीं भेद पा रहा था। कंपनी के जवान हरियाणा के रहने वाले, वो पहाड़ों और ठंड के आदी तो नहीं थे, पर बेहद तगड़ी कदकाठी के थे। जब बेनेट ने असर नहीं किया, तब इन्होंने हाथों से चीनियों को एक एक कर मार गिराना शुरू किया। जमींदार सिंह राम और उनके भाई इसी कंपनी का हिस्सा थे। दोनों पहलवान थे और अब युद्ध भूमि पर उनका चेहरा चीनियों के लिए काल का चेहरा बन चुका था। वो एक एक हाथ में 2 चीनियों को गर्दन पकड़कर उठाते और सर फोड़ फोड़ कर मार डालते। देश रक्षा का जज्बा जुनून बनकर सवार हो गया था इन योद्धाओं पर। मैं देख रहा हूं पकड़ करके आपस के अंदर चाइनीज को सिर ऐसे। अपने सैनिकों की हालत देखकर चीन को समझ आ गया कि रेजांगला आसान नहीं होने वाला। ताकत और संख्या में अधिक होने के बावजूद वो महज 45 मिनट में पीछे धकेल दिए गए। अब चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। सैनिक फिर संगठित हुए और रेजांगला पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। जवाब में भारत की तोपें चली तो अपने ही जवानों पर गोले गिरने लगे। आर्टिलरी का फायर नहीं था, क्योंकि ऊंचे बड़े जो रेजांगला के आगे पहाड़ थे, उससे आर्टिलरी फायर क्रेस्टेड था। हिंदुस्तानी सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था, क्योंकि रेजांगला पर तो बंकर भी नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था। मेजर शैतान सिंह अपने हर प्लाटून को प्रेरित कर रहे थे कि वो लड़ते रहे। इस बीच उन्हें हाथ में गोली भी लग चुकी थी। मैंने फौरन पट्टी, फील्ड पट्टी निकाली अपनी, और मैंने हमेशा चोट लगी। अरे बोलो बात तो लगी, चोट तो लगी, लेकिन ये तो चोट लगने की जगह है। बोलो कैसे? ये सिनेमा घर नहीं है रामचंद्र, ये तो चोट लगने की जगह है। शैतान सिंह अपने जवानों का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। टुकड़ी का हर सैनिक अकेला 10-10 दुश्मनों को यमलोक पहुंचा रहा है। इस बीच मेजर शैतान सिंह को फिर गोलियों की बौछार रही, इस दफा उनके पेट में। लेकिन एक बार फिर उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया और वहीं से दुश्मन से लोहा लेते रहे। शैतान सिंह जानते थे कि यह लड़ाई जीत पाना संभव नहीं। 2000 चीनियों के आगे 120 जवान कब तक टिक सकते थे भाई? पर वो ये भी जानते थे कि अगर सारे सैनिक शहीद हो गए तो कभी कोई नहीं जान पाएगा कि रेजांगला में क्या हुआ। तो बोल मेरी एक बात सुन, मैंने कहा आप फौरन बटालियन हेडक्वार्टर में चले जाओ, सीओ साहब को बताना कि कंपनी इस तरीके से लड़ी है। दोनों हाथों में लगी गोलियों और छर्रों से बोझिल शरीर के साथ शैतान सिंह लगातार लड़ते रहे, पर शरीर से रिश्ते खून ने उन्हें बेहोश करना शुरू कर दिया था। मेजर शैतान सिंह आखिरी सांस तक युद्ध भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे, पर वीरता के इस भगवान की सांसें अब साथ छोड़ रही थी। रेजांगला की लड़ाई, जिसके ये सारे निशान यहां पर कितने अच्छे से संजो कर रखे गए हैं, ये देखिए। हम बार बार आपको ये कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से रेजांगला के जो वीर थे, जब बर्फ पिघल गई थी पहाड़ी पर, उसके बाद एक एक शरीर जो वहां से ले जाया गया था, सबके ऊपर सामने से गोलियों के निशान थे। अब ये हेलमेट देखिए, सामने से गोलियों ने भेदा है, लेकिन ये वीर हिले नहीं होंगे अपनी जगह से।
ये मेजर शैतान सिंह, जो पिस्टल पाउच बेल्ट उन्होंने पहना था, वो किस तरीके से क्षत विक्षत है, वो भी आप यहां पर देखिए। एक एक चीज जो इनकी वीरता की कहानी बताता है। अमूमन जो नोट होते हैं वो भी सामने की जेबों में रखे होते हैं, अब नोटों का हाल देखिए। यानी एक भी ऐसा पराक्रमी नहीं था जो अपनी जगह से हिला हो, जिसने पीठ दिखाई हो। 13 कुमाऊं की इस पराक्रमी पलटन के अब केवल 14 जवान जिंदा बचे थे। इनमें भी 9 गंभीर रूप से जख्मी थे। पर हिंदुस्तान के मुट्ठी भर मतवालों ने 1300 चीनियों के प्राण छीन लिए थे। चीनी सेना के लिए आगे बढ़ पाना संभव ही नहीं था। नाम शैतान सिंह था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वीरता के भगवान थे। 114 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और जो 6 थे, यानी 120 की टुकड़ी थी, 120 की कंपनी थी, 6 थे वो चीनियों ने युद्ध बंदी बनाए थे। 2 जो लौट कर आए थे, जो आज भी जीवित है, उनसे मैंने बातचीत की थी अपनी इस रिपोर्ट के लिए। रामचंद्र जी, जिनकी बात आपने सुनी, और निहाल सिंह। जब ये वापस आए और अपनी कहानी को बयान किया तो अधिकारियों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हमारे 120 सैनिकों ने 1300 सैनिकों को मार गिराया होगा। यहां तक कि इन दोनों सैनिकों पर कोर्ट मार्शल तक की शुरुआत की गई। आज भी वो इस बात का दर्द महसूस करते हैं। दिल्ली में बैठे लोग शायद इस लड़ाई को इतना अविश्वसनीय मान रहे थे कि इसके लिए एक पूरी कमेटी बिठा दी। इसमें रेड क्रॉस का एक अमेरिकी नुमाइंदा शामिल था। इस बीच लड़ाई खत्म हुए 3 महीने गुजरे। जब लद्दाख की चोटियों पर बर्फ पिघली तो रिजांगला में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर अपनी जगह पर ठीक उसी मुद्रा में बैठे हुए नजर आए। सामने से गोलियों से छलनी। तब जाकर सबको यकीन आया कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ाई गई और उन सैनिकों को बरी किया गया, सम्मान दिया गया। बाद में चीन ने भी अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 62 के युद्ध में उसे सबसे अधिक नुकसान रिजांगला के मोर्चे पर हुआ। रिजांगला की लड़ाई जिस दिन लड़ी गई उस दिन देश में दीपावली थी और इसीलिए जो मशहूर गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा, जिसने देश की आत्मा को झकझोर दिया, ऐ मेरे वतन के लोगों, उस गीत में ये सारे बोल भी लिखे हुए हैं। इस गीत को जब लता मंगेशकर ने गाया था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी छलक आई थी। लेकिन अब हम वर्तमान में लौटते हैं और अब भारत की उन स्वदेशी हथियारों की बात करते हैं जिनके बारे में सुनकर आपको राष्ट्रभक्ति का एहसास होगा। कल पीएम मोदी देश को ऐसे स्वदेशी हथियारों का तोहफा देने वाले हैं जिसकी चर्चा आज से ही चीन और पाकिस्तान में शुरू हो गई। कल पीएम मोदी रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में होंगे, जहां राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाया जा रहा है। इस समारोह में भारतीय सेना के तीनों अंगों को शक्तिशाली हथियार सौंपे जाएंगे। इनमें पहला है स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और तैयार किया गया LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। कल पीएम मोदी इसे वायुसेना को सौंपेंगे। दूसरा तोहफा है भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के द्वारा बनाए गए ड्रोन और UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, जिन्हें थल सेना को सौंपा जाएगा। और तीसरा तोहफा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जिन्हें DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। इन वॉरफेयर सूट्स को इंडियन नेवी को दिया जाएगा। यानी कल से जल, थल और नभ की सुरक्षा और मजबूत होने वाली है। लेकिन सबसे खास स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर की जरूरत भारत को 1999 के करगिल युद्ध से थी। आज आपको इस हेलीकॉप्टर की कुछ खासियतें हम बताते हैं। यह वजन में सबसे हल्का एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो पूरी तरह से देश में डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की ऊंचाई तक भारी मात्रा में हथियारों और ईंधन के साथ उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। यह 12 मीटर प्रति सेकंड उड़ान क्षमता के साथ करीब 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो करगिल और LAC जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के बंकरों को आसानी से तबाह किया जा सकता है और यह किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। एडवांस तकनीक से लैस इस हेलीकॉप्टर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसमें 5,800 किलो तक का सामान पेलोड ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा नाइट ऑपरेशन के दौरान यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की हर चाल पर भारी पड़ता है। कुल मिलाकर यह स्वदेशी तकनीक और शौर्य का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी उड़ान दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ने वाली है।
ये हेलीकॉप्टर वजन में सबसे हल्का है, लेकिन दुश्मन पर बहुत भारी पड़ता है। ये जब 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, दुश्मन का दिल बैठ जाता है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ नाम से लाइट है, जब वार करता है तो दुश्मन की हालत टाइट कर देता है। एक लंबे इंतजार के बाद देश को अपना पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कारगिल और लद्दाख की हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को अपने अचूक निशाने से खत्म कर सकता है। कारगिल के युद्ध के बाद भारत को इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी, जो वजन में हल्के हों और बर्फीले इलाकों में हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के अड्डों को तबाह कर पाएं। ये कारगिल के जो युद्ध के बाद जो रिक्वायरमेंट महसूस हुआ, एयरफोर्स ने जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे HAL को, इस फ्रेमवर्क पे ये डेवलप किया हुआ है। एंड दिस एसेंशियली इज फॉर हायर ऑल्टीट्यूड्स, 15-17 फीट के ऊपर उड़ने और वेपन फायरिंग के लिए इन दोज ऑल्टीट्यूड्स, हिमालयन ऑल्टीट्यूड्स के लिए बनाया गया है। इसकी एक स्पेशलिटी है कि हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत ऊंची मतलब ऑल्टीट्यूड्स पे हिमालय की ये आराम से ऑपरेट कर सकता है और हमारे ट्रूप्स को सपोर्ट कर सकता है। और दूसरे लोगों के पास कोई ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इसके अगेंस्ट फील्ड कर सकते हैं, तो हमारे ट्रूप्स एडवांटेज में रहेंगे सर। आज आपको दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर कहे जाने वाले अपाचे और स्वदेशी तकनीक से तैयार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के फर्क को भी नोट करना चाहिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर में कितना दम है। LCH हेलीकॉप्टर का वजन करीब 2.5 टन से 5 टन है, जिसके चलते वो बेहद हल्का है, जबकि अपाचे का वजन करीब 5 से 10 टन है। वजन कम होने के चलते ये हाई अल्टीट्यूड एरिया में भी अपने मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जबकि ऐसे इलाकों और बर्फीले मौसम में रोटरी विंग्स वाले अपाचे को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा LCA अटैक हेलीकॉप्टर में फ्रांस से खास तौर पर ली गई मिस्ट्रल एयर टू एयर, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लग सकती है। LCH में 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हुए हैं। इसके अलावा LCH की नोज यानी फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी हुई है, जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूमकर फायर कर सकती है। इसके जो वेपन्स हैं इस हवाई जहाज में, इसके स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, जो दूर से जो फायरिंग कर सकते हैं, दे आर प्रीटी गुड। इसके गन है 20 मिलीमीटर गन, ये जो पायलट के हेलमेट के साथ पॉइंटेड है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। एंड देन वी हैव एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, रॉकेट्स। तो इसके स्टैंड ऑफ रेंज जो है pretty good. It's in excess of 4 to 5 kilometers. So it gives you better effectiveness. इस हेलीकॉप्टर की खासियतों का प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए आज तक और इंडिया टुडे की टीम बेंगलुरु में मौजूद HAL कैंपस भी गई थी, ताकि इस हेलीकॉप्टर की उड़ान से इसकी ताकत को समझा जा सके। वो एक यादगार अनुभव था। हम उड़ान भरने वाले हैं भारत के सबसे पहले हेलीकॉप्टर, अटैक वाला हेलीकॉप्टर में, जिसका नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसमें है बंदूकें, मिसाइल और खास सेंसर, जो भारत के दुश्मन पर मुश्किलों की बरसात कर सकता है। और आज तक को मौका मिला है इस बेहतरीन चॉपर के कॉकपिट में सबसे पहले जाने। उड़ान भरने से पहले हमें फ्लाइंग किट दी गई थी। इसमें पायलट सूट से लेकर फ्लाइंग बूट तक सब पहनाया गया था। इसके बाद हम HAL के पायलट विंग कमांडर सुभाष जॉन के साथ हेलीपैड की तरफ बढ़े, जहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे कदम हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रोमांच और गर्व की भावना बढ़ रही थी। हेलीकॉप्टर में बैठते ही हमें कॉम्बैट फ्लाइंग हेलमेट पहनाया गया, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा हुआ था। इसकी मदद से ही पायलट को अपने टारगेट पर हमला करने में आसानी होती है। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर के शक्तिशाली इंजन स्टार्ट होते हैं और अब हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हमारी उड़ान शुरू हुई। बेंगलुरु शहर के ऊपर करीब 25 मिनट की उड़ान के दौरान विंग कमांडर सुभाष जॉन से बातचीत हुई और ये बात पक्की हो गई कि ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ाने वाला है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला है। ये वो सपना है जिसे पूरा करने का संकल्प
कई बार पीएम मोदी और रक्षा मंत्री दोहरा चुके हैं। इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूं कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे डिजाइन करने, जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में है, वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाएगी। अपने कम वजन के साथ हथियारों से लैस LCH अब LAC और LOC पर दुश्मन के इलाकों में तबाही मचाने वाला साबित होगा। अब पाकिस्तान और चीन को इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि उनकी एक गलत हरकत तबाही की उड़ान साबित हो सकती है। शिव अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। कल यानी 19 नवंबर को शौर्य और बलिदान का प्रतिरूप रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती है और इसी अवसर पर पीएम मोदी ये शक्तिशाली हथियार भारतीय सेना को सौंपेंगे। पहले पूर्वांचल को हाईवे का तोहफा और अब बुंदेलखंड को शौर्य और पराक्रम की शक्ति का एहसास। 16 नवंबर को पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को तोहफा दिया तो झांसी में 400 करोड़ रुपए के डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। पूर्वांचल की तरह बुंदेलखंड भी बीजेपी का मजबूत गढ़ है, इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है इस गढ़ में कोई सियासी चोट न हो पाए। ऐसे में पीएम मोदी के बुंदेलखंड दौरे को यूपी चुनाव अभियान के दूसरे दौरे के रूप में देखा जा रहा है। वैसे 2 दिन पहले ही पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ पूर्वांचल में बीजेपी के चुनावी अभियान को बूस्टर दे चुके हैं। जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सेना के शौर्य का गवाह बना। कुछ ऐसा ही शौर्य कल झांसी में भी नजर आएगा। इसके अलावा पीएम डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड पर पहले प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रोपल्सन सिस्टम बनेगा। ये तो हुई देश की सुरक्षा की बात, लेकिन इसके साथ वोटों की सुरक्षा के लिए बीजेपी के पास दूसरे उपहार हैं। बुंदेलखंड के लोगों के लिए कल पीएम मोदी झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड अंचल में 7 जिले हैं: बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। यहाँ कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। ये सभी सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी को करीब 46% वोट मिले थे। बसपा का गढ़ माने जाने वाले बुंदेलखंड में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर कब्जा किया था। 2022 के चुनाव के लिए ये सीटें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पश्चिम में होने वाले नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं बीजेपी बुंदेलखंड से करना चाहती है। और अब आपसे एक पर्सनल लेकिन थोड़ा जरूरी सवाल, क्या आपका पासवर्ड स्ट्रांग है? ये सवाल हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत के लोग पासवर्ड बनाने में बहुत कमजोर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जिन पासवर्ड्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उन्हें हैकर्स चुटकियों में हैक कर लेते हैं। हमारे देश में 82.5 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और ये सभी लोग अलग अलग वेबसाइट्स पर पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स का पासवर्ड कमजोर होता है जिसके हैक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। नॉटपास नामक एक वेबसाइट ने 2021 के सबसे कमजोर पासवर्ड्स की लिस्ट जारी की। आपको इसे ध्यान से देख लेना चाहिए। इस लिस्ट में भारत का सबसे पॉपुलर पासवर्ड है पासवर्ड, यानी PASSWORD। इसे देश के 17,14,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। कमजोर पासवर्ड की लिस्ट में हमेशा टॉपर्स में रहने वाले 1 2 3 4 5 6 को इस बार भी टॉप 3 में जगह मिल गई है। आप अपने फोन या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड बटन्स पर गौर करेंगे तो देखेंगे QWERTY
QWERTY शब्द एक लाइन में आते हैं। ये अल्फाबेट सारे एक लाइन में आते हैं। QWERTY नाम से ये शब्द सबसे कमजोर पासवर्ड्स की इस लिस्ट में शामिल है। लोग कृष्णा, साईं राम, ओम साईं राम, जय माता दी, गणेश, बिस्मिल्लाह, वाहेगुरु, लवली, सनशाइन और स्वीटहार्ट जैसे पासवर्ड भी बना रहे हैं। रिसर्च में सामने आया कि जो पासवर्ड सबसे ज्यादा लोकप्रिय है उन्हें हैक करना सबसे ज्यादा आसान है। कुल मिलाकर नॉर्डपास की लिस्ट में भारत के 200 में से 62 पासवर्ड ऐसे हैं जिन्हें 1 सेकंड से भी कम समय में हैक किया जा सकता है। आमतौर पर एक व्यक्ति को 10 से 20 पासवर्ड याद रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादातर लोग आसान पासवर्ड बनाते हैं ताकि याद रखना भी आसान रहे। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। ये पासवर्ड याद तो रहते हैं लेकिन इन्हें हैक होने का चांस बढ़ जाता है। भारत में किसी के नाम पर पासवर्ड रखने का खूब चलन है, इसीलिए लिस्ट में दीपक, लक्ष्मी, प्रियंका, संजय, राकेश, सचिन, अभिषेक जैसे नाम भी टॉप 200 कमजोर पासवर्ड में शामिल है। इस लिस्ट के तमाम लोकप्रिय लेकिन कमजोर पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारी आपसे अपील है कि भूलकर भी ऐसे कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि एक कमजोर पासवर्ड आपकी हर निजी जानकारी को इंटरनेट पर लीक कर सकता है। ऐसे में आपको कंप्यूटर या फोन पर पासवर्ड बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मजबूत पासवर्ड कैसे चुना जाए, तो आपको इसकी विधि भी बता देते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स पर एक ही यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएं। संभव हो तो अपने पासवर्ड में हैश, डॉलर का निशान, परसेंटेज या फिर स्टार या एस्टेरिक्स के निशान का इस्तेमाल करें। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक पासवर्ड में नंबर, स्पेशल कैरेक्टर यानी यही हैशटैग या फिर स्टार, एस्टेरिक्स, इन सारी चीजों का, और अल्फाबेट्स का एक संतुलन होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। अपने पासवर्ड में अपने नाम, बर्थ डेट का इस्तेमाल नहीं करें। जहां संभव हो पासवर्ड की रक्षा OTP या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से भी करें। यह काम अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो किसी पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको उस पासवर्ड मैनेजर की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी का व्हाइट पेपर ध्यान से पढ़ना होगा। आपके फोन या कंप्यूटर का पासवर्ड जो होता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर की या तिजोरी की चाबी। जिस तरह आप किसी चोर को अपने घर की चाबी सौंप कर नहीं जाते, उसी तरह इंटरनेट पर एक्टिव हैकर्स को अपना पासवर्ड भी नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए जरूरी है आप अपना पासवर्ड बनाते समय सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि आपका पासवर्ड जितना स्ट्रांग होगा आप इंटरनेट पर उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।